वर्नियर कैलिपर बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बोर हो गया हूं, ये एरर यूनिट एंड डायमेंशन से बोर हो गया हूं। उसमें कुछ होता है नहीं, सब कुछ रटने वाला जैसा होता है। तो कितना थोड़ा कुछ फिजिक्स का पार्ट पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर में पढ़ा दूंगा, मुझे पता है सिलेबस में है तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद में वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा दूं। चलो ठीक है, तो मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? किस चीज की स्टडी है ये? मोशन की। तो जो भी यहां पर भी मोशन होगा उसकी जो भी स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चला, कितनी वेलोसिटी से चला, कितने टाइम में चला। तो जो भी मोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और डायनामिक्स में पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन होने का कारण क्या है, मोशन हुआ तो क्यों हुआ। जैसे अगर ये चेयर मोशन नहीं कर रही है तो अभी इसका मोशन हो नहीं रहा है, लेकिन अगर इस चेयर को पकड़ के मैं खींचूंगा तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे चेयर चलेगी। तो जो कॉज है, जो कारण है मोशन का, उसको हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। और अगर मोशन हुआ है तो कितनी स्पीड से हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन में आ जाएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, फिर आएगा मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। वन डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, टू डायमेंशन का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। पता है प्रोजेक्टाइल मोशन सबको? ठीक है, तो अगर हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पे जाके स्ट्रेट लाइन पे आता है, वो 1D है, स्ट्रेट लाइन है। किसी एंगल पे फेंकते हैं तो वो जो एंगल पे जाता है तो वो 2D हो जाता है। ठीक है, तो उसको 1D और 2D दो अलग अलग मोशन पढ़ेंगे। 1D अगर तुमने अच्छे से सीख लिया तो 2D में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और फिर क्या आता है? फिर हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बेसिकली रिवर और स्विमर वाली प्रॉब्लम होती है, रेन और मैन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो रिलेटिव मोशन के अंदर आती है। ठीक है, तो 3 पार्ट हैं इसमें, लेकिन अगेन तीनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली काइनेमेटिक्स का पार्ट काइनेमेटिक्स में रहेगा, ये सारा पार्ट डायनामिक्स में भी जाके आगे यूज होने वाला है। ठीक है, डायनामिक्स में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पहला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनको डिटेल में स्टडी करना है। फिर आ जाता है सर्कुलर मोशन। और क्या आएगा? और क्या बताओ चैप्टर डायनामिक्स में? वर्क, पावर, एनर्जी आएगा। और रोटेशन के पहले आएगा कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, और फिर आ जाएगा रोटेशन। ठीक है, तो डायनामिक्स थोड़ा बड़ा पार्ट जरूर है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, कुछ रिसेंट ईयर्स में इनमें से क्वेश्चंस आने थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही है। क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, थोड़े कम हो गए। जैसे 11 12 का 50-50% नहीं रहा है, 12 का वेटेज ज्यादा रहता है जनरली, और 11 का वेटेज कम रहता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं वो 11th के हैं, तो थोड़ा सा वेटेज इनका कम हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं मैकेनिक्स के अंदर, और स्टार्ट करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स से। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले 1D पढ़ेंगे, फिर 2D, एंड देन हम लोग रिलेटिव मोशन पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं पूछूंगा कि मोशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का चेंज हो रहा है। ये चेयर अपनी जगह पे रखी है, इसका मोशन नहीं हो रहा है, बट अगर ये चेयर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाएगी तो हम कहेंगे चेयर का मोशन हो रहा है। तो मोशन होने के लिए पोजीशन का चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तुम्हारे घर में भी चेयर होगी, उसका मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या तुम बता पाओगे? अभी नहीं। तो तुम जो भी मोशन को देख रहे हो, या मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बताने के लिए चाहिए ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के हम बता ही नहीं सकते कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी चीज का मोशन पता करने के लिए ऑब्जर्वर चाहिए। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो मोशन का कोई मतलब नहीं है, मोशन को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं।
कैसे? तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारा दोस्त ट्रेन में बैठा है, तुम्हारे हिसाब से उसका मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, बट ग्राउंड से कोई देखेगा तो कहेगा हाँ इसकी पोजीशन बदल रही है, इसका मोशन हो रहा है। कोई एरोप्लेन से देखेगा, वो भी कहेगा कि हाँ इसकी पोजीशन बदल रही है, इसका मोशन हो रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को जब डिफरेंट ऑब्जर्वर देखते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट का मोशन हर ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वो किसी को रेस्ट में दिख सकता है, किसी को ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, किसी को नीचे आता हुआ दिख सकता है, किसी को राइट, किसी कुछ भी दिख सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर मोशन को देखते हैं तो मोशन अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग आ सकता है, और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कौन चाहिए? ऑब्जर्वर चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं काइनेमैटिक्स में, और काइनेमैटिक्स में हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे आप। Motion has no meaning without an observer. Motion has no meaning without an observer. Full stop. When the same object is observed, when the same object is observed by different observers, when the same object is observed by different observers, then they can see different motion. When the same object is observed by different observers, then they can see different motion of the same object. When the same object is observed by different observers, then they can see different motions of the same object. Then they can see different motion. ठीक है, full stop. Motion is defined as the change in position. Motion is defined as the change in position with respect to observer. Motion is defined as the change in position with respect to observer. ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन अगर बदल जाएगी तो हम कहेंगे कि उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखवाया, मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक, अब देखो मोशन में हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, जो मुझे लगता है तुम्हें पहले से पता ही है, लेकिन ठीक है क्योंकि सिलेबस का एक पार्ट है तो उसको समझा जाए। अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाता है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और ये जितनी भी इस रास्ते की लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट दूरी होती है। तो ए से बी के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है जिस रास्ते पे वो गया है, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक्चुअली होता है जिस पाथ पे वो ट्रैवल करता है उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है। जिस पाथ पे वो ट्रैवल करता है उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट दूरी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है।
बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसके पास डायरेक्शन होता है, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, कहां, जिस डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन किसी तरफ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जाता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो अगर मोशन स्टार्ट हुआ है यहां से, खत्म हुआ है यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ जाएगा। रास्ता चाहे उसने जो सेलेक्ट किया हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर पता है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है इज फ्रॉम, हमारे एग्जाम्पल में ए टू बी। हमारे हिसाब से उसका डायरेक्शन होना चाहिए ए से बी की तरफ। ठीक है, ओके। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेस, अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग नोट कर रहे हैं। जैसे जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 मीटर आगे गया और फिर मैं 5 मीटर लौट आया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जाने वाला भी +5 है, आने वाला भी +5 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के संग डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं जाने वाले को 5 लिख रहा हूं तो जब लौटेंगे तो उसको -5 लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं 5 मीटर आगे गया और 6 मीटर वापस आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -1। डायरेक्शन के साथ अगर 5 जाने वाला था तो लौटने वाला -6 था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से पीछे चला गया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट अब -1 कहा जाएगा। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। क्योंकि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है, और जिनके पास डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं, डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ये तीनों ले सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों वैल्यूज ये अपने पास रख सकता है क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी हम जब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। बराबर हो सकता है कब, जब स्ट्रेट लाइन पे चलोगे तो तुम यहां से 5 मीटर आगे गए तो तुम्हारा डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तक हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये हो गई कुछ चीजें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे से अलग करती हैं। पता है तुम्हें सब चीजें, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ और चीजें हो सकता है तुमने यहां पे सीखी कि पॉजिटिव नेगेटिव का पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट हो सकता है ना पता हो, डायरेक्शन का क्या पार्ट है।
एनीवेज, तो हमें यह पता चल गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सिंपली आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के ऊपर होंगे। ठीक है, अब जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी की सुई आपको दिख रहा है कि एक सर्कल में घूम रही है। ठीक है, अगर घड़ी की सुई सर्कल में घूम रही है तो उस घड़ी की सुई का जो टिप है, मतलब जो एकदम एंड पॉइंट है, वो एक सर्कल में घूमता हुआ आ रहा है। उसने कुछ सेकंड्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और कुछ सेकंड में उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए। तो अब मैं टाइम बताऊंगा और उतने टाइम में आपको बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लिया है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, मैं लिख भी देता हूं। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड of the clock is L. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement of tip of the second hand of the clock in पहला पार्ट है 15 सेकेंड। अभी इसी पार्ट को करते हैं, फिर आगे पार्ट्स आएंगे। तो हमें यह पता करना है कि 15 सेकेंड के समय में सेकेंड हैंड की जो टिप है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी है। ठीक है, मान लो इस तरीके से हमने एक घड़ी बनाई और इसमें जो सेकेंड हैंड की सुई है वो स्टार्टिंग में मान लो कहीं इधर थी। ठीक है, इसका जो टिप है, ये टिप सर्कल में घूमता जा रहा है। सुई घूम रही है तो ऑब्वियसली टिप भी सर्कल में घूमेगा। 15 सेकंड के बाद क्या ये सुई यहां पहुंच जाएगी? 15 सेकंड के बाद ये सुई यहां पहुंचने वाली है। तो पूछ रहा है इसका जो टिप है, इस टिप का कितना डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान देना, इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है और इसका कितना डिस्टेंस है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि शॉर्टेस्ट दूरी होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दूं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? और राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, इस सुई की लेंथ हमको बताई गई है। कितना बताया गया है? लेंथ। तो लेंथ इसकी ये वाली लेंथ एल की है, तो ये लेंथ भी तो एल की होगी क्योंकि वही तो सुई यहां पर आई है। ठीक है, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पॉसिबल है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? √2 एल। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर हो जाएगा, रूट लेंगे तो √2 एल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता चल गया √2 एल के बराबर है। दूसरे पार्ट में पूछा है डिस्टेंस, दोनों चीजें पूछी हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, अब डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस होता है पाथ की लेंथ, उसने किस जो पाथ में ट्रेवल किया है उस पाथ की लेंथ क्या है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कितना आएगा वैसे डिस्टेंस? ठीक है,
डिस्टेंस का मतलब हो गया ये दूरी, क्योंकि ये सर्कल में जब घूम के आया होगा तो इस रास्ते पे ये सुई चल के आई होगी, इसका जो टिप है, और ये डिस्टेंस अगर आप निकाल लें तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब जो एक्चुअली जिस पाथ में गया है उस पाथ की लेंथ, तो इसका टिप इसी पाथ पे गया है, इसी पाथ की लेंथ चाहिए। और तुम्हें देख सकते हो कि ये पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 है। ये पूरा जो सर्कल होता क्या ऐसे 4 हिस्सों से बनता, तो ये सरकमफेरेंस का 1/4 है। और अगर ये सरकमफेरेंस का 1/4 है तो ये दूरी, मान लो मैं इसको मान लो लिखता हूं, लेट से एक्स लिख देता हूं, तो इस एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे सरकमफेरेंस का 1/4। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तुमको पता होगा, 2πr होता है। यहां पे रेडियस की वैल्यू एल के बराबर दी हुई है क्योंकि उसकी लेंथ एल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πl/4 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप करोगे। सेकंड पार्ट में हमको टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, 30 सेकंड्स। हो गया? नोट कर लिया सबने? हाँ, डिस्टेंस 2l होगा, डिस्प्लेसमेंट 2l होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, पाई एल, सिर्फ πl/2 नहीं होगा, पाई एल आएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को नोट कर लिया है सबने? हाँ, कर लिया है ना? ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई हमें सेम क्वेश्चन में आधा सर्कल मूव किया है, क्योंकि 30 सेकंड में जो सुई होगी वो यहां से चलती हुई यहां आ जाएगी। 30 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गई, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो ये है, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं सरकमफेरेंस का आधा दिख रहा है, पूरे सर्कल का आधा दिख रहा है, तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं सरकमफेरेंस का हाफ, मतलब 2πl/2, मतलब πl आ जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट दूरी। भाई ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पहले सुई यहां थी, 30 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई, तो ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन अगर है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी यही तो होगी, एल और एल को जोड़ के 2l के बराबर हो जाएगी। दिख रहा है आपको? तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं 2l। ठीक है, तो पहला पार्ट था 15 सेकेंड, दूसरा पार्ट था 30 सेकेंड, तीसरा पार्ट है 45 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट √2l ही आएगा, और डिस्टेंस 2πl/3।
2πl मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ठीक है, 2πl मल्टी 3/4 सर्कल घूम गया है भाई 45 सेकेंड में, 3/4 घूम जाएगा, तो 2πl का 3/4 पार्ट होगा। करके देखते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो 45 सेकेंड्स का मतलब अगर वो सुई पहले यहां थी तो अब वो यहां पहुंच गई है। ठीक है, 45 सेकेंड में यहां पहुंच गई है और उसने पूरी ये दूरी कवर करके आया है। तो ये जो दूरी आएगी ये उसका डिस्टेंस है, ये जो दूरी कवर करके आएगी ये उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि क्या उसने 3/4 ऑफ द सर्कल घूम लिया है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द सर्कल अगर घूमा है तो डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस। 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस, यहां पे आधा घूमा था तो हमने लिखा था हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस। जब यहां पहुंचा था तो 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस, यहां आधा सरकमफेरेंस, यहां 3/4 ऑफ द सरकमफेरेंस। तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, 3πl/2 के बराबर। ठीक है, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हमको पता है कि हमें इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी चाहिए और ये शॉर्टेस्ट दूरी है। इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पहुंच गया, यही तो शॉर्टेस्ट दूरी है। और अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लेंथ √2l होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2l। ठीक है, क्लियर है कैसे फाइंड आउट किया गया। एक और पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट होगा। चौथा पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा पार्ट हुआ। नाउ द फोर्थ पार्ट इज टाइम इज इक्वल टू कितना दे दें, 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? L√3 डिस्प्लेसमेंट नहीं, L आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, हाँ πl/3 आएगा। डिस्टेंस πl/3 आएगा, डिस्प्लेसमेंट L आएगा। ठीक है, करते हैं, अभी जिनका नहीं आया अभी करके देख लेते हैं। देखो जो घड़ी में नंबर्स लिखे हैं 12, 1, 2, 3, इसमें हर दो नंबर्स के बीच में एक एंगल होता है, फिक्स एंगल होता है। जैसे 12 से 3 तक जाने में क्या ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, और 12 और 3 के बीच में एंगल है कितना,
90 है, और 90 अगर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है तो हर एक पार्ट जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। और ये 30 डिग्री टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं घड़ी में? 12 पार्ट्स पे, 12 नंबर लिखे होते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो 30 अगर 12 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 30 इंटू 12 कितना होता है? 360। 360 में वापस हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। हमको पूछा है 10 सेकंड के बीच में, तो घड़ी की सुई 10 सेकंड में 12 से 2 आ चुकी होगी। तो अगर हम अगेन एक बनाते हैं वॉच को, और इस वॉच में पहले जो यहां है 10 सेकंड के बाद यहां है। ठीक है। ये दो पोजीशंस हो गई, इनिशियली और फाइनली। और हमको पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस बाद में निकालते हैं, पहले जरा डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट है ये वाली दूरी, ये हम अगर पता लगा पाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एक बात समझना, अगेन थोड़ी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन फिजिक्स में ज्योमेट्री का यूज अक्सर होता रहता है। तो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, तो अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है अगर इन केस, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, और इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, दोनों बराबर होते हैं। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। क्या यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो रेडियस, यही सुई तो घूम के यहां पहुंची है, और अगर यही सुई घूम के यहां पहुंची है तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। ये क्लियर है? क्यों बराबर है? क्योंकि यही वही वही सुई घूम के आई है, वही रेडियस है उसका, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं तो क्या इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। समझ में आया क्यों बताया गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी साइड के सामने इस साइड के सामने इक्वल होगा। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। और यहां पे लिखा है 12, यहां पे लिखा होता 1 और यहां लिखा होता 2, है ना? 10 सेकंड में 2 में पहुंचता, कितना एंगल घूम जाता? 60 डिग्री। 2 में पहुंचने में उसको 60 डिग्री का एंगल घूमना होता। और इन तीनों एंगल का सम अब कितना आता? 180। तीनों एंगल का सम हम 180 कह सकते हैं। तो क्या लिखते? थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू यहां से निकल आती 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री निकल के आता तो क्या पता चला हमें कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल, क्योंकि अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, इक्विलैटरल। और अगर इक्विलैटरल हो गया तो ये दोनों तो एल थे ही, ये वाली लेंथ भी एल के बराबर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एल। ठीक है। जिनका आंसर आ चुका है वो ट्राई कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए। जिनका आंसर आ चुका है वो ट्राई कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए।
किसमें? 20 सेकेंड में, ठीक है। √12 डिस्प्लेसमेंट आएगा? नहीं। हाँ, 3L भी नहीं आएगा। चलो ये वाला पार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। डिस्टेंस कौन बताएगा इसमें, डिस्टेंस कितना आएगा और कैसे आएगा? डिस्टेंस कैसे आएगा? तो बोलो, ये समझ सकते हो ना कि 60 सेकंड के समय में 60 सेकंड्स में क्या ये पूरा चक्कर काट लेता है? 60 सेकंड में क्या वो पूरा चक्कर काट लेता है? मतलब 2πL घूम जाता है, 2πL चल जाता है। तो 10 सेकंड में क्या उसका 1/6 घूमेगा? समझ में आई ये बात? 60 सेकंड में सेकंड हैंड की सुई 12 से स्टार्ट करेगी और 60 सेकंड में वापस वहीं पहुंच जाएगी। मतलब सेकंड हैंड की सुई ने 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2πL का। 60 सेकंड में उसने 2πL का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पूछा गया है कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। तो 60 सेकंड में 2πL है, तो 10 सेकंड में क्या उसका 1/6 हो जाना चाहिए? ठीक है, आप यूनिटरी मेथड से कर भी सकते हो। 2πL इंटू 10/60, तो ये वैल्यू आ जाएगी πL/3, है ना? इतना आ जाता। तो ये हो गया 10 सेकंड वाला पार्ट जिसमें हमने आंसर को निकाला है। ठीक है, ट्वेंटी सेकेंड नहीं आया, क्या आता है? √3L। हाँ, डिस्प्लेसमेंट √3L आएगा। डिस्टेंस तो निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट √3L आएगा जब 20 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूं। अब उस फॉर्मूले में चाहे वो सेकंड हैंड के लिए पूछे, मिनट हैंड के लिए पूछे, आवर हैंड के लिए पूछे, हम निकाल सकते हैं। हम अभी बिना फॉर्मूले के निकाल रहे थे। बिल्कुल ये तरीका गलत नहीं है, बिना फॉर्मूले के हमें ऐसे ही निकालना होगा। पर अगर एक फॉर्मूला है, अब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है इसकी मदद से। तो आप क्या याद रखेंगे उस फॉर्मूले को, कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। अगर हमें कभी भी कहेगा 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी टाइम हमको देता है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से लेना है। हम मानेंगे स्टार्ट यहीं से कर रहा है और चलता हुआ कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, कहीं ना कहीं पहुंचेगा। 10 सेकेंड में कहीं पहुंचेगा, 15 में पहुंचेगा, 20 में कहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। और जब ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली इसने कुछ एंगल कवर किया होगा। ये एंगल निकाला जा सकता है। 5 सेकेंड में कितना करता है? 30 डिग्री। 10 सेकेंड में 60, 30, 15 सेकेंड में 90। ये हमने सीखा है। अगर हमको ये थीटा पता है तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 2πr sin θ/2। अब यहां पे थीटा जो दिया हो, जो भी प्रॉब्लम हमने अभी तक करी है उस सारी प्रॉब्लम में अगर आपको थीटा पता है तो आप सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में कितना, कहां पर पूछा था? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। यहां 60 पुट कर दो, 60/2 sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 में 2 और 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? πr। एक मिनट, मेरे सॉरी r sin θ/2। ये मैं डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाह रहा था, तो ये आएगा 2r sin θ/2 ही होगा, पाई नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम थीटा को 60 डिग्री पुट करोगे तुम्हें आंसर आर के बराबर मिल जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम मैंने दी कितना? 20 मिनट, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना डिग्री? 120। 120 का आधा 60, साइन 60 डिग्री पुट करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कोई भी क्वेश्चन जो घड़ी की सुई से रिलेटेड आएगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा जाएगा, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के लिए मैं बता देता हूं फॉर्मूला।
2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि 360 डिग्री घूमता है तो 2 पाई आर का एंगल, 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करता है। जब थीटा घूमेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज याद रखना डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे अगर मैंने पूछ लिया 40 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 40 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा? हाँ, तो 40 सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा? 240। 240 का आधा 120। या तो तुम्हें साइन 120 की वैल्यू पता हो, अगर साइन 120 की वैल्यू नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर टाइम में 30 सेकंड से ज्यादा, मतलब इसको क्रॉस कर गया है, तो आप इधर से वाला थीटा लेंगे। ठीक है, अगर 30 को क्रॉस कर गया है तो आप इधर वाला थीटा लेंगे। किसके लिए? ये सिर्फ लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस के लिए थीटा हमेशा हमको ये पूरा लेना होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है ये पूरा कितना चल के आया है, तो डिस्टेंस पे हमेशा पूरा थीटा लेना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए या तो हम इधर से थीटा लेंगे या इधर से थीटा लेंगे, डिपेंड करता है कि कहां से छोटा एंगल हमको पड़ता है। नहीं समझ में आया? थीटा जो हम लोग इन फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, मैं उस थीटा के बारे में बता रहा हूं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने वाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा हमेशा 180 से छोटा वाला लेना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा अगर हमेशा 180 से छोटा वाला लेना है तो हम क्या करेंगे? अगर वो यहां पहुंच गया तो हम ये बड़ा वाला थीटा लेते तो क्या ये एंगल 180 से बड़ा हो जाता? लेकिन हमें एंगल हमेशा 180 से छोटा चाहिए, तो हम इधर से ना नाप के हम इधर से थीटा नाप लेंगे, जिससे कि एंगल 180 से छोटा हो जाए। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए थीटा पूरा लेना है। डिस्टेंस के लिए थीटा पूरा लेना है मतलब ये जहां तक पहुंच जाए। ठीक है, हो सकता है कि घड़ी की सुई यहां से चलती हुई यहां तक आ जाए, तो डिस्टेंस के लिए हमको ये पूरा थीटा लेना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए हमको ये पूरा थीटा लेना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको यहां से जाकर अगर वो यहां पहुंचा है तो हमको ये वाला थीटा लेना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वाला थीटा लेना है, डिस्टेंस के लिए पूरा थीटा हमको वहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, बट फॉर्मूले में जो आपको ध्यान रखना है यूज करते समय वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, find the displacement and distance traveled by the tip of the, find the displacement and distance traveled by the tip of the minute hand of the clock, find the displacement and distance traveled by the tip of the minute hand of the clock in 100 minutes, in 100 minutes. लेंथ उसकी एल के बराबर ही यूज करनी है, वही एल जो हमने भी यूज किया।
क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? √3l। डिस्टेंस 4πl/3। नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन समझो। हमको दिया हुआ है कि जो मिनट हैंड की सुई है, मान लेते हैं पहले इधर थी, 100 मिनट। 100 मिनट्स में क्या पहले तो पूरा 60 मिनट लगेगा उसको घूम के आने यहां पे, प्लस 40 मिनट और। 60 मिनट में वो सुई घूम के वापस अपनी जगह पे आ चुकी होगी, और 40 मिनट और चली होगी तो यहां पहुंच जाएगी। 40 मिनट में और चली होगी तो यहां पहुंच जाएगी। किस नंबर पे? 8 पे। ठीक है। तो 60 मिनट में वो सुई पूरा घूमी, 12 पे पहुंची, फिर 40 मिनट और चली तो 8 पे पहुंच गई। ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ये 12 है, ये 8 है। कितना अंतर है इनके बीच में? 4 का। 4 का अंतर है। एक एक हिस्सा कितने कितने डिग्री का होता है? 30। और 4 हिस्से मिलने वाले हैं तो कितना हो गया? 120 डिग्री। ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत? एंगल निकालना है हमें 8 और 12 के बीच में, तो आप ऐसा कह सकते हो 12 है तो यहां पे कहीं पे 11 होगा, फिर यहां पे कहीं पे 10 होगा, फिर यहां पे कहीं पे, ठीक है, यहां पे मैंने डिवीजन थोड़ा गलत लिख दिए। ठीक है। तो यहां पर ये सुई पहले इधर थी, अभी इधर पहुंच गई। ये 8 का नंबर है, ये 12 का नंबर है। इधर कहीं 11 होगा, यहां 10 होगा, यहां 9 होगा, और यहां 8 है। तो देख सकते हो 4 डिविजन्स हैं, और हर एक दो लोगों के बीच में 30 डिग्री है। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। एंगल निकालना आना चाहिए तभी तुम क्वेश्चन आगे कर पाओगे। तो ये टोटल एंगल हमको मिल जाता है 120 डिग्री। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में आपको सीधे सीधे एंगल पुट कर देना है। और ये समझ में आया ना कि मैंने इधर से ही एंगल लिया, इधर से नहीं लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे हमें छोटा वाला एंगल हमेशा कैलकुलेट करना होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास 2r sin 120 डिग्री/2। तो 2r sin 60 डिग्री, sin 60 √3/2 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट √3r आ जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का तरीका समझ में आ गया। डिस्टेंस में हमेशा वी हैव टू टेक टोटल एंगल ट्रेवल्ड इन थीटा। मतलब थीटा जो है वो एंगल तो है, लेकिन थीटा यहां पे जो एंगल है वो टोटल एंगल जो है उसने ट्रेवल किया है वो होगा। और टोटल एंगल ट्रेवल का मतलब तुम खुद देख सकते हो। मिनट हैंड की सुई यहां से चल के यहां पे पहुंची तो जरूर है, लेकिन इसने यहां से यहां पहुंचने में क्या पहले पूरा एक सर्कल घूम के आया होगा 60 मिनट में, और फिर 40 मिनट और ट्रेवल किया होगा तो यहां पहुंचा होगा। तो पहले वो पूरा चक्कर घूम के आया है 60 मिनट में, और 40 मिनट और चला है, तभी तो टोटल 100 मिनट हुए। टोटल एंगल कितना घूमा? पहला घूमा उसने पूरा चक्कर में 360, और अगर ये 120 है तो ये कितना होगा बचा वाला? 240। समझो मेरी बात। ये अगर 120 है तो इधर वाला एंगल 240 होना चाहिए। मतलब सेकंड मिनट हैंड ने क्या किया कि पहले तो पूरा 360 घूम के आया और प्लस 240 और घूमा। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्टेंस का, उस डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो थीटा तुमको लेना है वो थीटा होना चाहिए 360 + 240। ये थीटा लेना पड़ेगा, टोटल एंगल ट्रेवल।
ठीक है, और इसका सम कितना आ जाता है 600। अब आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 मैंने बताया था, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर 600/360। अब जो भी आता है कैलकुलेट करके वो कर सकते हो, बट ये मेथड रहेगा जिसमें हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ना हो, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रॉब्ली एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ही करेंगे, बट एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। हमको पता है कि टोटल टाइम इसने कितना लगाया है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं बताऊंगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जरूरत होती है। ये निकालना तो सीखें, तब जाके हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जब हम देखते हैं तो हमको सिर्फ फर्क पड़ता है इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। बीच में वो 100 चक्कर लगा के आ जाए नहीं फर्क पड़ता है। इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है, इससे फर्क पड़ता है। इनिशियल यहां था, फाइनल यहां था, स्मॉलेस्ट एंगल ये मिल गया, इस एंगल को हमने फॉर्मूले में पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। लेकिन जब डिस्टेंस निकालना होता है तो हमको पता करना पड़ता है कि भाई इनिशियल फाइनल में पहुंचने पर उसने टोटल घूमा कितना है। तो 100 मिनट घूमने में पहले तो पूरा एक चक्कर काट के आएगा तो 60 मिनट होगा, फिर 40 मिनट और चलेगा, तब जाके 100 मिनट होगा। तो इस पूरे 100 मिनट में वो इतना एंगल रोटेट किया है। और उस फॉर्मूले में हमने जो लिखा है, इस फॉर्मूले में थीटा जो होगा ये टोटल एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, रोलिंग और रोटेटिंग में डिफरेंस। ये फैन रोटेट कर रहा है और टायर जो होता है वो रोल करता है, क्योंकि वो सिर्फ घूमता नहीं है, वो घूमते हुए आगे भी जाता है। ठीक है, तो रोटेशन सिर्फ एक ही जगह पर घूमते रहना है, रोलिंग मतलब घूमते हुए आगे जाना है। तो व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन सरफेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। तो डायग्राम इसका मैं बना देता हूं, किस डायग्राम के हिसाब से वो पूछना चाह रहा है। तो यहां पर एक व्हील है जो कि एक सरफेस में रोल कर रही है, ये सरफेस हो गई, और रोल करते हुए कुछ देर के बाद ये व्हील पहुंच जाती है यहां पे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है P, जिसको हमने रेड कलर से मार्क कर दिया है इस व्हील में, और कुछ देर के बाद पॉइंट P हमको यहां पाया जाता है। तो यही पूछ रहा है इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, हम डिस्प्लेसमेंट ही निकाल सकते हैं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। कितना? √2 + पाई। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। तो आपको भाई पहले तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो इनिशियल यहां है, फाइनल वहां है। अगर आपने ये दूरी निकाल ली तो यही डिस्प्लेसमेंट है। जिस रास्ते पे गया है उस पाथ से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इनिशियल और फाइनल के बीच में यही सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, यही हमको फाइंड आउट करनी है। हाँ, अंडर रूट ऑफ 4r² प्लस पाई² r² आ रहा होगा, उसमें कॉमन लेके तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कैसे करा जाए? देखो, हमें फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने को कहता है। आपको कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को खोजना है, तभी तुम आगे कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमको डिस्टेंस निकालने को कहता है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने को कहता है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल खोजना पड़ेगा। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो चीजों का फायदा मिल सकता है। एक कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, दूसरा यहां पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें कोई भी डिस्टेंस निकालने को कहेगा, हमें राइट एंगल ट्रायंगल खोजना है। तो अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, बट अगर तुम इस तरीके से बना दो तो तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगेगा। तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को सर्च करने की कोशिश करनी है। ठीक, अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में या तो मुझे एंगल पता हो, नहीं मुझे एंगल तो पता नहीं है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली लेंथ कितनी है? ये डायामीटर है, दिख रहा होगा तुम्हें, डायामीटर हो जाएगा 2r के बराबर। अगर ये वाली दूरी निकल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, अब इस दूरी के लिए तुम एक बात को समझो। अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस तुम्हें पता है कि 2πr के बराबर है। अगर मैं इस सर्कल को यहां से कट कर दूं, ठीक है, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद इसके दो पॉइंट्स ए और बी मुझे दिख रहे हैं। और अब मैंने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट्स को ग्राउंड पर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन में स्प्रेड कर दिया। तो क्या ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा? बात समझ में आई? सर्कल को ऊपर से काटा, इधर के पॉइंट को इधर रखा, इधर के पॉइंट को इधर रखा, क्या स्ट्रेट लाइन बन गई? सरकमफेरेंस कितना होता है इसका? 2πr। तो क्या जब ये ए इधर आ रहा है तो ये दूरी πr के बराबर होगी, और बी इधर आ रहा है तो ये दूरी भी πr के बराबर होगी। समझ में आई बात? मतलब एक पूरा सर्कल 2πr का होता है, लेकिन जब पॉइंट ए को मैं उठाकर इधर लाके रख रहा हूं तो ये वायर ग्राउंड पे बिछता जा रहा है, ग्राउंड के ऊपर रखता जा रहा है। और जैसे ग्राउंड पे रखते जा रहे हैं तो कुछ देर के बाद क्या ए भी ग्राउंड पे आ जाएगा? ये दूरी होगी πr के बराबर। नहीं समझ में आई ये बात? हाँ, ये πr क्यों हुआ समझ में आया? एक सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस 2πr का होता है। बीच से मैंने काटा, काटने के बाद इस पॉइंट को a कह दिया, इस पॉइंट को b कह दिया, a को लाके ग्राउंड पे रख दिया, b को लाके ग्राउंड पे रख दिया। अब क्योंकि ये आधा सर्कल तुम्हें दिख रहा है, ये आधा सर्कल दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये πr होगा। इधर के आधे सर्कल की वैल्यू πr के बराबर होगी। यहां पर भी हमको यही सी बात का यूज करना है। अगर तुम देखो तो ये पॉइंट p जो पहले ऊपर था, ये पॉइंट p तुमको दिख रहा है, ये ऊपर था, और ये पॉइंट पी अब नीचे आ गया। मतलब हुआ क्या होगा कि ये वाला जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है, ये वाला, यही पार्ट तुम पी को लाके यहां रख दो तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी? इसका मतलब ये दूरी कितनी होनी चाहिए? बस मिल गया, ये πr है, 2r है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। अब जो भी आता है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। πr² प्लस 4r², r को कॉमन लेना चाहो तो ले लो, पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा जिसपे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पॉइंट पी का।
हाँ पाई स्क्वायर। जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम ये भी बता सकते हैं इसको आधा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। और एक बार हमने टाइम निकाल लिया, हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी पॉइंट पी की निकाली जा सकती है। ठीक है, जहां पर भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। अगर यहां पे कोई पॉइंट होता Q, जब P नीचे पहुंच गया तो Q कहां पहुंचता, उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या इतना ही आता। ठीक है, सेम तरीके के ट्रायंगल बनता, पॉइंट Q का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हमको मिलता। यहां पे कोई पॉइंट है M, ये कहां पहुंचता, M कहां पहुंचेगा, लेफ्ट में पहुंच जाएगा। क्यों, P अपने अपोजिट आ गया, ऊपर था तो नीचे आ गया, Q नीचे था तो ऊपर चला गया, M राइट में था तो लेफ्ट में आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट है M का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ M इज इक्वल टू पाई आर माइनस 2r। देखो दिख जाएगा, पाई आर माइनस 2r, ये पॉइंट M का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि पॉइंट M अगर देखो तो वो सीधे चला है, पॉइंट M अगर देखा जाए तो ये सीधे चला है। देखो यहां से यहां आ गया है, ये पॉइंट M आ गया है। और पॉइंट M अगर सीधे चला है तो ये दूरी चाहिए। ये दूरी निकालने के लिए क्या तुमको ये डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये पाई आर। पाई आर में से ये वाला आर हटा दो और पाई आर में से ये वाला आर हटा दो। जैसे ये आर हटा, ये आर हटा, क्या इनके बीच की दूरी आ जाएगी, देख पा रहे हो। ठीक है, फिर से समझ लो, हमने यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली है, ये दूरी निकाल ली है, मतलब इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक ये दूरी हमको पता है पाई आर के बराबर है। अब अगर तुमने ये वाला आर हटा दिया और तुमने ये वाला आर हटा दिया तो क्या तुमको ये दूरी आ जाएगी, मतलब हमें करना है पाई आर माइनस 2r, ये हो जाएगा पॉइंट M का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ क्या बेटा, माइनस 2r क्यों किया है, माइनस 2r क्यों किया है, क्योंकि ये डिस्टेंस पाई आर का है ना, पाई आर का है। अगर ये पाई आर का है तो मान लो ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो ये पूरा डिस्टेंस भी क्या पाई आर का होगा। हाँ, ये पाई आर है तो क्या ये भी पाई आर होगा। इसमें से ये वाला आर हटा दो, ये वाला आर हटा दो, ये माइनस करना है और ये वाला आर भी माइनस करना है। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो क्या दूरी आ जाएगी, तो पाई आर में से कितना दो घटा दिया गया, आर और आर हटाया गया तो पाई आर माइनस 2r। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अब हम लोग कल की क्लास में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का पार्ट पढ़ेंगे।